हज से मुतालिक सबसे पहले खबर बता दें कि 2019 के लिए हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन हज की आज पहली परवाज रवाना होगी और इसे लेकर दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हाजियों को रवाना करेंगे। रात 11:50 पर आज़मीन की पहली परवाज रवाना होगी और जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास आज़मीन हज के ठहरने का इंतजाम किया गया है, जहां पर दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आज़मीन भी आते हैं। इस बार दिल्ली से कुल 65 फ्लाइट से 23,000 आज़मीन हज सफर हज के लिए जाएंगे, जहां पर दिल्ली से रोजाना 5 से 7 फ्लाइट रवाना होंगी। आखिरी फ्लाइट 17 जुलाई को जाएगी, तो वहीं आज़मीन हज की वापसी के लिए पहली फ्लाइट 17 अगस्त और आखिरी फ्लाइट 31 अगस्त को जाएगी। तो दिल्ली से 17 जुलाई को आखिरी परवाज होगी। आपको बता दें कि हज के मुकद्दस सफर के लिए आज से परवाज शुरू हो रही है और जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज से परवाज होना शुरू हो जाएगा और जो आज़मीन हज है वो जाना शुरू कर देंगे इस मुकद्दस सफर के लिए, क्या कुछ इंतजामात आप देख पा रहे हैं और जो कि हज हाउस है वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, हमने दिखाया था दोपहर के वक्त किस तरह से जो तुर्कमान गेट पर जो भी हज कमेटी की तरफ से इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर किस तरह के हैं। इस वक्त मैं जो दिल्ली का एयरपोर्ट है यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे यहीं पर जो प्रोग्राम है कुछ देर के बाद वो शुरू होने वाला है। आज़मीन की पहली फ्लाइट के लिए कुछ ही देर के बाद जो मरकजी वजीर है मुख्तार अब्बास नकवी वो पहुँचने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले आसिम अहमद खान जो दिल्ली हज कमेटी के कल ही चेयरमैन मुंतखब हुए हैं वो पहुँचे हैं। इसके अलावा हज कमेटी के जितने भी रुकन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कमेटी जो स्टेट हज कमेटी है दिल्ली की तमाम अफसरान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुछ देर के बाद एक तरीके से ऑफिशियल ये प्रोग्राम होगा और उसमें मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी शिरकत करने वाले हैं। और ये क्योंकि गेट नंबर 8 है एयरपोर्ट का और वहाँ जो 5 नंबर गेट है वहाँ से आज़मीन की एंट्री हो रही है प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी जो लोग हैं वो यहाँ से आएंगे। आज़मीन की एंट्री सीधे तौर पर वहीं से 5 नंबर से होगी और ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं इस वक्त ये अपने जो अजीज है या वालिदैन है, इसके अलावा दूसरे जो भी रिश्तेदार हैं उनको छोड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि हज के मुकद्दस सफर पर वो पहली फ्लाइट से आज रवाना हो गए। कुछ लोग हमारे साथ ही मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा से। अमरोहा से। कौन आपके हज पर कौन जा रहा है? पापा, मम्मी, फुप्पो। अच्छा, 3 लोग जा रहे हैं। तो एंट्री उनकी हो गई? जी, एंट्री हो गई उनकी। पहली जो फ्लाइट है 11:50 पर उसी में ही है। तो बिल्कुल ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो आए हैं अपनों को क्योंकि रुखसत करने के लिए हज का जो मुकद्दस सफ़र है उसके लिए, और इसी तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर के बाद शाहबाज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये जो जलसा है एक तरीके से हर साल हम देखते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल 2 था अब तक ये था कि वहाँ पर जो हज का इंतज़ाम है हज टर्मिनल के तौर पर उसको बनाया जाता था। इस बार क्योंकि पहले इस तरह की शिकायतें कई थी कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो मुसाफिर होते हैं उनको अलग तरह के इंतज़ाम उनके लिए किए जाते हैं, लेकिन आज़मीन के लिए कई तरह की परेशानियाँ थी जिसकी शिकायतें थी और उसके बाद ये तमाम इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से किए गए हैं। और काफ़ी खुश तमाम जो लोग हैं, हमने दोपहर के वक्त की बात की थी आज़मीन से, और अभी भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं हज के मुकद्दस सफर के लिए। चलिएगा, तो बेहतर होगा कि यहाँ पर लगातार जो है लोगों का आने का सिलसिला जारी होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका, शुएब रजा। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राहुल गांधी के कांग्रेस सदर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी जानिब कारकुनान लगातार उन पर इस्तीफा वापसी का दबाव बना रही थी। दिल्ली के साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी राहुल के हक में धरना दिया जा रहा था कि इसी बीच तेलंगाना कांग्रेस ने भी अपना अज़्म दोहराया है। पार्टी लीडर हेमंत राव ने इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की है। हालांकि बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इससे पार्टी को और ज्यादा नुकसान होगा, जबकि पार्टी कारकुनान गांधी कुनबे की कुर्बानियों को याद करते हुए बीजेपी और आरएसएस से लड़ने के लिए उनकी जरूरत पर जोर दे रहे हैं। उधर कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत पर सियासी बहरान के बीच असेंबली स्पीकर ने वजाहत पेश की है। कांग्रेस के 2 रुकने असेंबली के इस्तीफे पर जारी सस्पेंशन के बीच स्पीकर रमेश कुमार ने एक एमएलए के इस्तीफे की बात को तस्लीम किया है। स्पीकर का कहना है कि 1 या 2 एमएलए के जाने से हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वाज़ेह है कि साबिक वजीर रोशन बेग पर कार्रवाई के बाद
कांग्रेस एमएलए आनंद सिंह और रमेश के इस्तीफे से हलचल मची हुई है। हालांकि विजयनगर से एमएलए आनंद सिंह ने स्पीकर की जगह गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया है, जबकि रमेश ने फैक्स के जरिए इस्तीफा भेजा है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी की आला क़यादत पर खरीद फरोख्त का ही इल्जाम लगा रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कांग्रेस के कई अरकान नाराज हैं। आंध्र प्रदेश में खराब होती कानून इंतजामिया को अपोजिशन मुद्दा बनाने लगी है और जहां पर अपोजिशन जमात एक जानिब मीटिंग कर मौजूद हालात पर गौर खोज कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब तेलुगु देशम पार्टी ने मंगलागिरी में डीजीपी से मुलाकात करके ये मुद्दे उठाए हैं। पार्टी का इल्जाम है कि हुकूमत में बदलाव के बाद टीडीपी अरकान पर लगातार हमले हो रहे हैं और जिसकी तादाद 150 से भी ज्यादा पहुंच गई है, जिसमें 6 कारकुनान का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। जमहूरियत के लिए हमलों को गैर मुनासिब बताने वाले टीडीपी के इल्जाम को हुक्मरान जमात ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने जिम्मेदारी संभाली है, तब तक इतने हमले कैसे हो गए। वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी पर रियासत का माहौल खराब करने के लिए कारकुनान को उकसाने का इल्जाम लगाया। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि मगरबी बंगाल के मदरसों में इंतहापसंद तंजीमें तशहीर कर रही हैं और जिनकी मदद दहशतगर्द तंजीमें कर रही है। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट के एक सवाल के जवाब में मुमलकती वजीर ने जवाब में कहा है कि किशन रेड्डी के मुताबिक मगरबी बंगाल में शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है और जिसके लिए दहशतगर्द तंजीम इसके जमातुल मुजाहिदीन मदरसों का इस्तेमाल कर रही है। इस मामले में पार्लियामेंट से बाहर रेड्डी ने कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए वे रियासती हुकूमत से बात करेंगे। मदरसा हो जिधर भी हो, टेररिस्टों को कोई जगह पे ट्रेनिंग भारत में नहीं होना चाहिए। टेररिज्म को कोई बढ़ावा देना नहीं चाहिए। टेररिज्म के विषय पर भारत सरकार ने जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम टेररिज्म को जिधर भी हो, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, भारत के अंदर भी हो, किधर भी हो, हम टेररिज्म को पूरा जीरो टॉलरेंस के साथ हम टेररिज्म को मिटाने के लिए प्रयास करेंगे। बर्तानिया में आर्मी चैंपियनशिप का मुकाबला चल रहा है, जहां पर टीम इंडिया शानदार खेल का मुजाहरा कर रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बल्ले के डॉक्टर राम भंडारी की, जिनके हुनर का लोहा सचिन और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी मान चुके हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। जब हमारा इंडिया टीम जीतता है और सेंचुरी मारता है तो मेरे को वही लाख रुपया मिल गया ऐसा लगता है मेरे को। तो बनाने के लिए भी मैं देखता हूँ लिटिल बैट्समैन को बैट जो खेल रहा है उससे थोड़ा हेवी लगा तो क्योंकि बल्ला भाजने में थोड़ा तकलीफ होता है, बॉल घुस जाता है, बाद में बैट आता है। क्रिकेट बल्ले के साथ अपने कौमी जज्बात का इजहार कर रहे राम भंडारी क्रिकेट की दुनिया में बैट के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के बल्ले को बेहतर करने वाले भंडारी टीम इंडिया के बहुत बड़े सयाही हैं। बैट के डॉक्टर बनाए गए क्योंकि ये तो भगवान का देन है। मैं भी गया, एसएस में गया, बास कंपनी में गया, देखा तो मैं बोला कि वो लोग बनाते हैं वो लोग के हिसाब से, जो कंपनी में जो डाई बनता है वैसा जैसा ब्रांड वो हिसाब से बनाते हैं। मगर प्लेयर को कौन सा प्लेयर को कैसा चाहिए वो मालूम नहीं है, क्योंकि वो लोग बनाते एक ही हिसाब से। मगर प्लेयर तो कैसा होते हैं कि कोई मोटा हट्टा कट्टा रहता है, कोई लंबा रहता है, कोई गीटा रहते हैं। वो लोग को कैसा बैट चाहिए, जैसे लाइक हमारा क्रिश गेल का बैट जब हमारा गौतम गंभीर को दिया तो वो कैसे खेलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के बैट पर सवाल उठाते हुए भंडारी का कहना है कि हर बल्लेबाज के बैट का वजन अलग होता है। सचिन तेंदुलकर के एशिया कप में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उनके बल्ले को दुरुस्त करने का दावा भी किया। सचिन तेंदुलकर भी 2007 का पहले सेम वेट में खेलते थे, तो उसका 2007 में मैं थोड़ा उनको बोले बगैर मैं थोड़ा बैट सेव करके वेट लेस बनाया था, थोड़ा कम किया था। कम करने के बाद में हमारा एशिया कप वहाँ मलेशिया में था, तो वहाँ जाके 157 प्लस मारे थे। तो बैक टू फॉर्म सचिन बोल के पेपर में आया, मैं भी खुश हो गया। सबका रिकॉर्ड तोड़े, एक रिकॉर्ड बच गया था कि लारा का रिकॉर्ड जो टेस्ट मैच में 400 वो तोड़ते तो बहुत खुश होता था मैं, जो हमारा इंडिया टीम में भगवान कहलाते हैं। राहुल द्रविड़ अपने बैट रिपेयर करवाने आते थे और उन्हीं के जरिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी राम भंडारी के राब्ते में आए। बैट बनाने के बाद जब भंडारी से पूछा जाता है कि कितने पैसे हुए, तो भंडारी उन्हीं की ख्वाहिश पर छोड़ देते हैं।
उनका मानना है कि जब उनके बल्लों से खिलाड़ी रन बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे भी टीम की एक कड़ी हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्लों से जब रन बरसते हैं तो दुनिया ताली मारती है। अपनी इसी वर्कशॉप में बैठे राम भंडारी तब मंद मंद मुस्कुराते हैं कि खिलाड़ियों की सफलता में एक छोटा सा हिस्सा उनका भी है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।